So friends, we're starting a new topic, which is magnetism. Now, as I already told you, कि electrostats, electricity and magnetism, that we call as electromagnetism, is very important with respect to all your competition exams. ये जो चैप्टर्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सबसे ज़्यादा आपके जो कोर्स आएगा, जो पेपर आएगा, उनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं में से पूछा जाता है. ऑलराइट, सो इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेना विल बी वेरी बेनिफिशियल इफ यू हैव टू डू वेल इन फिजिक्स. ऑलराइट, सो वी आर स्टार्टिंग टुडे विद मैग्नेटिज्म. नाउ मैग्नेटिज्म होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट टर्म इज मैग्नेटिक फील्ड. व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? आप सब लोगों ने मैग्नेट देखी होगी. ऑलराइट, मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. आपने कभी देखा होगा कि अगर हम मैग्नेट लें और उसको किसी आयरन की किसी भी चीज़ से अगर हम टच कराएं, तो नॉर्थ पोल वाली जो साइड होती है या फिर इनमें से एक साइड उससे जाकर चिपक जाती है और दूसरी वाली साइड वहाँ से रिपेल करती है. ठीक है, सो ये होता है कंसेप्ट इसका, हमारे मैग्नेट का. तो मैग्नेट के अंदर क्या होता है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एज्यूम करते हैं, हमें मान लेते हैं कि नॉर्थ जो पोल होता है, यहाँ से कुछ फोर्स निकल रही है, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं. ठीक है, वो जाकर टर्मिनेट होती है साउथ पोल में. जैसे कि आपने देखा था, एक चार्ज में से चार्ज होता है, जब प्लस क्यू चार्ज होता है तो इनमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं और ये टर्मिनेट कहाँ पर होती है? माइनस क्यू चार्ज पे. सिमिलरली मैग्नेट में भी होता है, नॉर्थ पोल से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं जो कि साउथ पोल में जाकर मिल जाती है. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब एक और चीज़ हमने ऑब्जर्व करी थी, ये आई कहाँ से थी? ये हमने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी थी, हमारे जो साइंटिस्ट थे, कि इन लोगों ने एक सर्किट बनाया था. ठीक है, एक सर्किट था हमारा. सर्किट के अंदर इन्होंने एक स्विच लगाया. ठीक है, एस. जब हमने ये स्विच क्लोज करा हुआ था, यानी करंट सर्किट में फ्लो कर रहा था, और हमने एक चार्ज, पॉइंट चार्ज Q प्लस Q हमने इस सर्किट के पास रख दिया था, तो क्या होता था कि जब ये जो चार्ज है ये स्टेशनरी होता था तो कोई भी फोर्स या कुछ नहीं लगता था. ठीक है, बट जब इस चार्ज को हम मूव करवाते थे तब क्या होता था, इसके ऊपर एक फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाती थी. तो इस चीज़ को हमने टर्म करा कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, यानी जब भी चार्ज मूव करेगा इट विल बी जनरेटिंग सम मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट आया. द बेसिक टर्म केम फ्रॉम द मैग्नेट. ऑलराइट, नाउ वी सी द मोशन ऑफ अ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है, क्या होती है, वो हम थोड़ा बाद में आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी डिस्कसिंग कि मोशन ऑफ अ चार्ज क्या होता है व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड existing. तब क्या होता है? This is the formula which was find out. Force due to the magnetic field is equals to Q into V cross B. B क्या होता है? जैसे हम E करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट, इलेक्ट्रिक फील्ड E से डिनोट होता है, उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं. ठीक है, जो B होती है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो SI यूनिट होती है, दिस इज 1 टेस्ला, और इसकी एक कॉमन यूनिट होती है जिसको हम गॉस लिखते हैं, 1 गॉस. ये CGS यूनिट होती है. दोनों यूज होंगी. ठीक है, दोनों हो सकता है, कोई भी आपको क्वेश्चन में गिवन हो, आपको ये चीज याद रखनी है. 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला. दिस इज द कन्वर्जन. ऑलराइट, नाउ ये जो फोर्स होती है कब कब जीरो हो सकती है. नाउ अगर चार्ज जो है न्यूट्रल हो तब जीरो हो सकती है. ठीक है, इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म की जगह नॉर्मल फॉर्म में लिखूं तो वो क्या आएगी वैल्यू? Fm इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा. ठीक है, V क्रॉस B क्या देगा? साइन थीटा इज द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन the velocity of the particle and the magnetic field. Alright, these two things. यानी अगर magnetic field कुछ इस तरीके से है, let us suppose B ऐसे जा रही है
एंड v इस पार्टिकल जो है हमारा चार्ज पार्टिकल वो कुछ इस डायरेक्शन में है, लेट अस सपोज, यानी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तब हमारा चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज q है, तब इसके ऊपर Fm लगेगी जिसकी वैल्यू होगी Fm विल बी इक्वल टू BQV बिकॉज साइन 90 इज 1, ठीक है। तो Fm विल बी इक्वल टू BQV। सो अगर हमको यहाँ पर Fm की डायरेक्शन बतानी होती तो उसके दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूँगा कि आप याद रखें, जो हमने पहले भी देखा विच इज़ द राइट हैंड थंब रूल। उसके अंदर क्या करते हैं, जो पहले वेक्टर आता है विच इज़ v, उसकी अगौर उसकी तरफ अपनी जो फिंगर्स हैं वो करेंगे लाइक v इस डायरेक्शन में। अब क्रॉस b है, b ऊपर की डायरेक्शन में, तो इस तरीके से कर्ल करना है कि आपकी नॉर्मली कर्ल हो जाए लाइक जैसे इस तरीके से। ये नहीं कि नीचे आप कर्ल कर रहे हो, मतलब ऐसे आप नहीं रख सकते, ठीक है ना, क्योंकि आप कर नहीं कर पाओगे। जो आपका नेचुरल वे है कर्ल करने का फिंगर्स का, उसी वे में, यानी अगर v इधर है b ऊपर है देन ओनली इन दिस वे, ठीक है। सो द थंब, द राइट हैंड थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ Fm। माइंड यू राइट हैंड थंब होता है, डू नॉट यूज योर लेफ्ट हैंड थंब, ठीक है। तो राइट हैंड थंब यानी आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो जब कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अगर इस तरफ मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगी, बाहर की डायरेक्शन में। अगर यही चार्ज नेगेटिव हो जाता है तब क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगी, इट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, यानी अंदर की डायरेक्शन में हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द थिंग, ऑलराइट। अब Fm जो है वो कब कब जीरो हो सकता है, या तो Q न्यूट्रल हो, ये हमने देखा अभी, ठीक है, या फिर V जीरो हो यानी चार्ज जो है वो रेस्ट पर हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो, ठीक है, या फिर ये दोनों पैरेलल हो। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी भी ऊपर की डायरेक्शन में हो। उस केस में क्या होगा, जो फोर्स होगी ऑन दिस चार्ज विल बी जीरो। जो सेकेंड मेथड है डायरेक्शन देखने का, दैट इज कॉल्ड द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उसके अंदर आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड की थंब, सेंट्रल फिंगर और फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर, इस तरीके से 90 डिग्री पे आप तीनों बना लेंगे। नाउ व्हाट वी डू इज कि V जो होता है इसकी डायरेक्शन में हम अपनी सेंट्रल फिंगर को रखते हैं, और B जो है इसकी डायरेक्शन में हमारी फोर फिंगर। अब जो थंब आता है दिस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ Fm, ऑलराइट। तो ये भी एक तरीका है जिसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस इज कि जो वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज जीरो। वर्क डन बाय Fm is zero. Why is it so? Because Fm is perpendicular to velocity always. जो Fm फाइनली आती है, it is always perpendicular to the velocity. That means कि जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है यानी ds/dt, यानी जो इसका डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, यानी Fm is always perpendicular to the displacement। इसका मतलब वर्क डन बाय द फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि ये वर्क डन क्या होता है, F डॉट dx डॉट, यानी इट शुड बी पैरेलल टू दिस फोर्स, ठीक है। वो नहीं होता, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इसलिए वर्क डन विल ऑलवेज बी जीरो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why? Because इससे क्या हमको पता चलता है कि जब वर्क डन जीरो है इसका मतलब क्या होगा, द काइनेटिक एनर्जी जो है दैट विल रिमेन सेम, यानी नो चेंज इन वेलोसिटी। नो चेंज इन वेलोसिटी ड्यू टू दिस फोर्स। दैट मीन्स कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होती है इट कैन ओनली चेंज द डायरेक्शन बट इट कैन नॉट चेंज द वेलोसिटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलराइट। एक चीज और, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनको शो करने के कुछ प्रॉपर मेथड्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं लेट अस सपोज कि ये ऐसे गोले के अंदर डॉट्स बनाता हूँ, दिस शोज
कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर. दिस इज हाउ इट इज डिनोटेड. ठीक है. सिमिलरली अगर गोले के अंदर मैं क्रॉस मार दूं, सो दिस शोज कि मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर. ऑलराइट, ये चीज़ आप याद रखेंगे. इनफैक्ट हर एक क्वेश्चन में या फिर हर जगह जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये चीज़ ज़रूर दी होगी. नाउ लेट अस सी द पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. कैसा होगा पाथ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री. ये तो आपको पता है कि कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 बिकॉज FM इज इक्वल्स टू QVB साइन थीटा. राइट, अगर थीटा 0 या 90 है तो FM विल बी 0 या 180 है तो FM विल ऑल्सो बी 0. तो उस केस में क्या होगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, इफ थीटा इज 180 और 0 तो इट विल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड. ठीक है, वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जितनी से पहले मूव कर रहा था. नाउ व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 डिग्री होता है तब FM जो होता है ये मैक्सिमम होता है. ठीक है, उसकी वैल्यू होती है QV क्रॉस B, QVB. ठीक है, अब क्या होगा, लेट अस सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड है, सॉरी इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अपवर्ड्स. तो फोर्स कहाँ पे लगेगी, V क्रॉस B, B अंदर की डायरेक्शन, V ऊपर की डायरेक्शन में, B अंदर की डायरेक्शन में, यानी फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. सो व्हाट विल हैपन इज, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि द वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग. एक टाइम आएगा जब इसकी वेलोसिटी यहाँ हो जाएगी. ऑलराइट, अब इस टाइम पे फोर्स क्या लगेगी, V क्रॉस B यानी नीचे की डायरेक्शन में. फिर क्या होगा, इवेंचुअली ऐसा हो जाएगा कुछ. फिर दोबारा इस पॉइंट पर आकर, जब इस पॉइंट पर आ जाएगा वेलोसिटी क्या होगी, नीचे की डायरेक्शन में होगी. तब दोबारा फोर्स लगेगी V क्रॉस B अंदर, यानी फोर्स कहाँ लगी, इधर की डायरेक्शन में. फिर ये इवेंचुअली ऐसे हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑलवेज, तो उस केस में क्या होता है कि सर्कुलर मोशन होगा. ठीक है, व्हाट विल हैपन इज कि ये यहाँ से घूमकर वापस यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन करता रहेगा. ऑलराइट, सो द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर. ऑलराइट, तो अब जब सर्कुलर पाथ है तो दैट मीन देयर शुड बी सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स व्हिच इज mv²/r. ये किस चीज को बैलेंस कर रहा है, ये कर रहा होगा बैलेंस हमारी मैग्नेटिक फोर्स को. मैग्नेटिक फोर्स इस पॉइंट पे लेट अस सपोज कहाँ लग रही है, अंदर की डायरेक्शन में. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का लगती है बाहर बिकॉज इट ट्राइज टू मूव आउट. तो ये कितनी वैल्यू होती है, mv²/r, और ये होती है QV क्रॉस B, QVB. इससे क्या होगा, हमारा रेडियस की वैल्यू पता चल गई, रेडियस ऑफ द सर्कल. ये जो सर्कल है इसका रेडियस की वैल्यू पता चल गई. ना तो रेडियस ये किस किस चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी, चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड. ऑलराइट, तो अब ये तो हो गया हमारा रेडियस. अब मैं टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकता हूँ. कितना क्या टाइम पीरियड होगा इसका एक सर्कल कंप्लीट करने का. दिस इज इक्वल टू 2πr/v, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो r की वैल्यू मैंने डाल दी तो इट कम्स आउट टू बी 2πm/qb. ऑलराइट, तो ये हो गया टाइम पीरियड. सिमिलरली आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं विच इज 1/t, या फिर ओमेगा की वैल्यू बता सकते हैं विच इज 2π/t. ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपकी बुकलेट में गिवन है, आप देख सकते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट द path of the charged particle. One point more which is also given in your booklet is कि अगर दो पार्टिकल एक साथ जाते हैं, दो पार्टिकल जिनका Q और M सेम है बट अलग अलग वेलोसिटी से जाते हैं. एक जा रहा है v1 वेलोसिटी से, दूसरा जा रहा है v2 वेलोसिटी से. तो उस केस में क्या होगा, इन दोनों पार्टिकल्स का रेडियस तो अलग अलग होगा बिकॉज रेडियस इज डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी. बट क्योंकि टाइम पीरियड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टर्म वेलोसिटी, इसलिए दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा बट रेडियस दोनों का अलग अलग होगा. ऑलराइट, जस्ट कीप दिस थिंग्स इन माइंड. मतलब वैसे अगर क्वेश्चन भी आता है तो आप आराम से इजीली इस चीज को एनालाइज कर सकते थे. ऑलराइट, अब एक एग्जांपल देखते हैं विच इज द एग्जांपल नंबर 1 ऑफ योर बुकलेट. इसके अंदर क्या है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये कुछ इतने पोर्शन के अंदर यानी d लेंथ के अंदर अंदर कन्फाइंड है. ऑलराइट, नाउ
a charged particle with a charge q and velocity v enters the magnetic field perpendicular to this thing OP. ऑलराइट, यहाँ पे एंटर करता है. अब हमको बताना है व्हाट विल बी द डिफ्लेक्शन व्हेन इट गोज आउट. ठीक है, काफ़ी सारे केसेस हो सकते हैं. अब ये जो डिफ्लेक्शन होगा, सबसे पहली बात कि किस चीज़ पे डिपेंड करेगा. ऑब्वियसली इट विल बी, जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तब तक ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा. जब मैग्नेटिक फील्ड के बाहर चला गया तो FM विल बी जीरो बिकॉज B इज जीरो. तो उसके बाद क्या होगा, बाहर चला गया तो ये सीधा मूव करने लग जाएगा. ठीक है, नाउ वन थिंग टू एनालाइज इज कि पहली बात हमने ये कैसे एज्यूम करा कि ये अंदर रहेगा या फिर इसका सर्कल कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी ऐसे भी जा सकता है. दिस कैन बी द डिफरेंट केस कि ये यहीं पे पूरा रोटेट कर जाए. ऑलराइट, दो केसेस बन सकते हैं. मतलब यहाँ तो इसका सर्कल कंप्लीट ना हो पाए, हाफ सर्कल इसका बाहर अगर कहीं बन रहा हो तब तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा. अगर इसका सर्कल कंप्लीट हो गया सेमी सर्कल तो ये इधर मूव करेगा. राइट, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ Q एंड V. ठीक है ना, इन दोनों पे और इसके मास पे डिपेंड करेगा. तो ये केसेस हैं, हम हमारे दो केसेस बन गए. तो उनमें हम बता सकते हैं कि दोनों में डिफ्लेक्शन क्या क्या होगा. ठीक है, लेट अस सपोज पहला केस की एनालाइज करते हैं. सबसे पहली बात हम रेडियस लिख लेंगे. सेमी सर्कल का जो भी सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा उसका रेडियस क्या होगा, इट विल बी MV अपॉन QB. ठीक है, दिस विल बी द रेडियस. अब अगर रेडियस, इफ रेडियस इज ग्रेटर देन D, यानी इस पाथ, ये यहां से सर्कल शुरू करता है तो इसका रेडियस क्या होना चाहिए. अगर D से ज्यादा है इसका मतलब ये क्या पाथ फॉलो करेगा, ये यहां से सेमी सर्कल इसका कहां पे कंप्लीट होना चाहिए था. लेट अस सपोज ये आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, तो उस केस में ये यहां से निकल जाएगा. बट इफ R इज लेस देन D, तो उस केस में क्या होगा कि ये सेमी सर्कल यहां पे कंप्लीट करके यहां से निकल जाएगा. ऑलराइट, तो व्हेन R इज लेस देन D तो डिफ्लेक्शन थीटा कितना होगा, पहले यहां पर था, फाइनली यहां से निकल गया. टोटल डिफ्लेक्शन कितना हुआ, 180 डिग्री का. ठीक है, तो ये तो हो गया एक केस. अब सेकंड केस में क्या है, व्हेन R इज ग्रेटर देन D, उस केस में हमको डिफ्लेक्शन बताना है, थीटा एंगल, मतलब ये कितना डिफ्लेक्ट हो गया. ऑलराइट, तो वो कैसे बताएंगे. लेट अस, अब डिफ्लेक्शन कितना होगा, इनिशियली ये यहां पर था, ये फाइनली ये इसकी डायरेक्शन हो गई. राइट, तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ, ये वाला एंगल हो गया. लेट अस सपोज दिस इज थीटा. ऑलराइट, अब अगर ये थीटा है, ये वाली जो लाइन है दिस विल बी परपेंडिकुलर, क्योंकि अगर हम मानते हैं कि ये O जो है दिस इज सेंटर, तो सेंटर कभी भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाता है. अगर ये थीटा है, ऑलराइट, तो ये वाला जो एंगल है दिस विल ऑलवेज बी थीटा. ये ऑल्टरनेट एंगल्स है पैरेलल लाइंस के अंदर. ठीक है, ये थीटा हो गया, दिस विल बी 90 माइनस थीटा. और अगर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट करूं दिस थिंग, तो इसमें क्या होगा, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, सो दिस विल बी थीटा. ऑलराइट, तो एक तरह से हमको ये वाले थीटा की वैल्यू निकालनी है. अब यहां पर थीटा की वैल्यू अगर मैं एनालाइज करूं तो क्या होगा, ये जो पूरा डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज गिवन एज D. ठीक है, ये पूरा, ये यहां से इसको ज्वाइन करने वाला रेडियस है जो हमने यहां पे निकाला था, रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल. तो दैट मीन्स कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू D बाय R. दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ R की वैल्यू डाल देते हैं, MV अपॉन QB, विच विल कम आउट टू बी Q DB अपॉन MB. तो ये हो गया हमारा थीटा. ठीक है, तो दोनों केसेस में पता चल गया. एक में क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ Q DB अपॉन MB एंड द अदर केस विल बी 180 डिग्री. ऑलराइट, और जो एग्जांपल नंबर 1 था अभी मैंने कराया, उसके अंदर साइडवेज डिफ्लेक्शन भी पूछा हुआ था. साइडवेज डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये अगर यहां से जाकर यूं निकलता है, सो द डिफ्लेक्शन विल बी
इफ दिस इज P, दिस इज R, मतलब यहां पर कितना डिफ्लेक्शन हो गया, तो दैट विल बी इक्वल टू PR, ठीक है ना, दैट विल बी PR। ऑलराइट, और ये पूरा PO, तो ये जो PO है दिस इज द रेडियस R, ऑलराइट, बिकॉज ये सेंटर है, यहां से निकल रहा है, तो दिस विल बी द रेडियस, एंड OR विल बी, R अगर ये है तो दिस विल बी R cos थीटा OR, तो PR क्या होगा, दिस विल बी R माइनस R cos थीटा, वेयर साइन थीटा की हमने वैल्यू निकाली थी which was equal to D upon R, which will is equal to D upon R की वैल्यू क्या थी, MV upon QB, साइन थीटा ये है, तो R माइनस R cos थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका साइडवेज डिफ्लेक्शन आएगा। एक और केस जो हो सकता है उसमें क्या होगा कि इफ D इज नियरली इक्वल्स टू R, अगर D जो हमारा नियरली इक्वल्स टू R है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर आया ये, तो क्या होगा, ये पार्टिकल हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, तो उस केस में थीटा डिफ्लेक्शन कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर नियरली इक्वल टू आ रहा है तो यहां पर बिल्कुल जस्ट बाउंड्री पे आकर फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस कम टू अनदर वेरी गुड एग्जांपल। इस एग्जांपल में क्या है, बस ट्रिक लगी है, छोटी सी ट्रिक, ठीक है, मैथमेटिकल ट्रिक आप कह सकते हैं। लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि एग्जांपल क्या है कि एक सर्कुलर रीजन है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ठीक है। अब इस पाथ से एक चार्ज पार्टिकल Q, M का एंटर होता है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड, यहां से एंटर हुआ विद अ वेलोसिटी v, नाउ वी हैव, अब क्या होगा, ये सर्कुलर पाथ कवर करेगा, ठीक है, तो इसका कुछ पाथ ऐसा हो जाएगा, राइट, यहां पर आकर ये स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। बट अगर मैं इस सर्कल को कंप्लीट करूं तो ये क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब इस सर्कल का कुछ आर्क फॉलो कर रहा है, राइट। ये जो सर्कल है इसका सेंटर O है, इसका सेंटर लेटर सपोज O' है, ये जहां से निकलता है वहां से A है, एंड दिस इज B, ठीक है, AB। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफ्लेक्शन, कि कितना एंगल से ये डिफ्लेक्ट कर गया, वो कितना करेगा। इनिशियली ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, फाइनली इधर जा रहा है, सो द एंगल इज थीटा, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड कि ये थीटा की वैल्यू कितनी है। अब जनरली अगर मैं देखूँ तो अगर मैं ऐसे ही सोचने लग जाऊँ कि कैसे निकालूंगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। बट एक छोटी सी ट्रिक क्या है कि जब हमने ये सर्कल कंप्लीट करा, तो अगर मैं देखूँ तो A और B जो है दिस इज कॉमन टू बोथ द सर्कल्स, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, लेट अस सपोज ये, तो इट इज कॉमन टू द ट्राइंगल OAB एंड टू द ट्राइंगल O'AB, ऑलराइट। इसका जो रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस हमको गिवन है R, इस सर्कल का रेडियस हमको पता चल जाएगा विच विल बी R इज इक्वल टू MV अपॉन QB, ठीक है। अब अगर मैं AB की लेंथ निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ R, तो शायद हमको कुछ पता चल जाए, राइट। अब अगर मैं OAB बनाता हूं, OAB, राइट, this is the radius R. अब I drop a perpendicular on this. Now if this is theta, then this angle, this entire angle should be 180 minus theta, because ये पूरी एक straight line है, right? अब क्योंकि this is also the radius and OA is also the radius and OB is also the radius, and this is, अगर मैं 90 डिग्री ड्रॉप करूं तो this will bisect, तो ये वाला एंगल एक कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा बाय 2, ठीक है, ये एंगल पता चल गया। नाउ दिस इज द रेडियस, सो साइन ऑफ दिस एंगल 180 माइनस थीटा बाय 2 विल गिव अस दिस थिंग विच इज, लेट अस सपोज x अपॉन r। तो AB की वैल्यू कितनी होगी, AB विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x, that should be equals to twice of r into sine of 180 minus theta by 2, right? ये हो गई। So this will come out to be 2r
2r cos थीटा बाय 2, ठीक है। ए बी की वैल्यू एक तो ये आ गई। अब मैं दूसरे सर्कल में भी कैलकुलेट कर लेता हूं। वो क्या आएगा, अगर आप देखेंगे, इफ दिस थिंग is 90 and this is 180 minus theta and this is also 90 because इस सर्कल से इसके परपेंडिकुलर पे ड्रॉप करा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, ये 90 ये 90 ये 180 माइनस थीटा, सो दिस शुड बी थीटा, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए, ऑलराइट, सो दिस शुड बी थीटा। तो दैट मीन्स कि यहां से अगर आप कैलकुलेट करेंगे ओ डैश ट्राइंगल ओ डैश ए बी से, तो ए बी की वैल्यू आएगी 2 स्मॉल r sin थीटा बाय 2, ठीक है। नाउ दीज टू लेंथ्स आर सेम, सो दैट मीन्स कि tan थीटा बाय 2, अगर मैं उन दोनों को डिवाइड कर दूं, इट विल कम आउट टू बी tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू r अपॉन r। तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी, थीटा विल कम आउट टू बी 2 tan इनवर्स ऑफ r क्यू बी अपॉन एम वी। ऑलराइट, सो ये हमारा थीटा निकल आया। सो यू सी, सिर्फ एक ट्रिक लगी, मैथमेटिकल ट्रिक, इट नेवर इन्वॉल्व्ड मेजरली, कुछ फिजिक्स इन्वॉल्व नहीं थी, छोटी सी मैथमेटिकल ट्रिक्स थी। इनफैक्ट जो आपके कई बार आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी फंडे पे आते हैं कि दे नॉट चेकिंग कि आपको आर का फॉर्मूला आता है या नहीं आता, दे जस्ट चेकिंग कि व्हाट यू कैन इंटरप्रेट। अगर आप ये इंटरप्रेट कर सकते थे कि ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा एंड देन यू कैन कंप्लीट द सर्कल, उसके बाद दे विल बी यूजिंग द मैथमेटिक्स पार्ट, ठीक है ना। तो इट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बट अगर आपको थोड़ा सोच पाओ तो, ऑलराइट। अभी तक जो हमने पाथ पार्टिकल का मोशन देखा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट वाज व्हेन कि या तो थीटा 0 था, ठीक है, या फिर थीटा 90 था, या फिर 180 था। ये तीन केसेस देखे। नाउ व्हाट विल हैपन अगर थीटा इज समथिंग अपार्ट फ्रॉम दीज, लेट अस सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब जो पार्टिकल एंटर करता है वो कुछ इस तरीके से एंटर करता है, यानी इन दिस डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है बी, राइट। तो क्या होगा, अब क्योंकि F इज इक्वल्स टू वी क्यू वी क्रॉस बी होता है, सो दैट मीन्स कि इसका जो वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर वाला एलिमेंट है, अगर मैं इसको थीटा लूं, यानी v साइन थीटा, सिर्फ इसके ऊपर फोर्स लगेगी और v कॉस थीटा जो है इट विल रिमेन एज इट इज। जो हमारी फोर्स इस v साइन थीटा की डायरेक्शन चेंज करेगी, वो सिर्फ जो v की डायरेक्शन चेंज करेगी, दैट विल बी सिर्फ v साइन थीटा का डायरेक्शन चेंज होगा, नॉट द v cos थीटा। दैट मीन्स कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो व्हाट विल हैपन इज कि ये आगे तो मूव करता रहेगा, साथ साथ में सर्कल में रोटेट करता रहेगा इस तरीके से। तो साथ साथ में आगे भी मूव कर रहा है एंड इट इज ऑल्सो रोटेटिंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो दिस इज कॉल्ड हेलिकल मोशन, ऑलराइट। एक चीज आप देखो कि अगर लेट अस सपोज कि इस डायरेक्शन में, अंदर की डायरेक्शन में मैग्नेट हमारी फील्ड होती है, ठीक है, अंदर की डायरेक्शन में है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब जो पार्टिकल आ रहा है वो कुछ ऐसे आ रहा है, यानी गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर और आगे भी जा रहा है। तो क्या होगा, एक इसका कंपोनेंट अंदर की डायरेक्शन में है, वो तो वो का वही रहेगा, लेकिन जो इस डायरेक्शन में है उसके ऊपर फोर्स लगेगी, कहां लगेगी, v क्रॉस b, ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। यानी ये ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, साथ साथ इस तरीके से रोटेट तो कर रहा है, साथ साथ अंदर भी जा रहा है बिकॉज ऑफ v cos थीटा। ये दूसरे डायरेक्शन में मैंने दिखाया था। तो सेम केस को मैं इस तरीके से दिखा सकता हूं कि ये इधर भी जा रहा है और घूम भी रहा है और अंदर भी जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द हेलिकल मोशन। अब इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा, दैट विल बी mv अपॉन qb, लेकिन v जो होगा दिस विल बी गिवन बाय द परपेंडिकुलर, v परपेंडिकुलर। एक होगी v परपेंडिकुलर, इसको मैंने लिख लिया v साइन थीटा को v परपेंडिकुलर, और इस वाले कंपोनेंट को लिख लिया मैंने v पैरेलल। तो r इज इक्वल टू m v परपेंडिकुलर अपॉन qb, ये होगा हमारा रेडियस, ठीक है।
टाइम पीरियड क्या होता है, ये तो वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, तो वो तो उतना ही रहेगा 2πm अपॉन क्यूबी, राइट। टाइम पीरियड तो उतना ही रहेगा। अब एक रोटेशन में ये आगे कितना मूव कर जाता है, दैट इज कॉल्ड द पिच, ठीक है। यानी v पैरेलल इंटू टी, इतने टाइम में एक रोटेशन कंप्लीट होता है एंड मूव कितना कर गया, v इंटू टी, दैट इज v cos थीटा इंटू 2πm अपॉन क्यूबी। दिस विल बी कॉल्ड एज द पिच, ठीक है। नाउ अब होगा क्या एक्चुअली में, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो अगर मैं ओरिजिन से एक लाइन बनाता हूं तो हर एक रोटेशन के बाद व्हाट विल हैपन इज कि ये जो हमारा पार्टिकल है इट विल टच दिस लाइन, यहां पे टच करा, फिर दोबारा आया, फिर यहां पे टच करा, फिर दोबारा आया, यहां पे टच करा, सो ये लाइन को टच करेगा, ऑलराइट। एंड द डिस्टेंस विल बी गिवन बाय x इज इक्वल्स टू n इंटू पी। यानी किसी भी टाइम पे अगर ये ओरिजिन है तो मैं किसी भी टाइम पे या किसी भी इस पर इस पार्टिकल का ओरिजिन से डिस्टेंस बता सकता हूं, विच विल बी इक्वल टू n इंटू पी। पी के यहाँ पे पिच, हर पिच की बात करेगा, और n क्या होगा, नंबर ऑफ रोटेशंस इट हैज टेकन, ऑलराइट। लेट अस कम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल व्हिच इज द एग्जांपल नंबर 4। इसके अंदर आपके मोमेंटम, सेंटर मास मोमेंटम वाला कंसेप्ट भी लगेगा, एवरीथिंग विल बी देयर, ऑलराइट। तो इसमें दे रखा है कि एक पार्टिकल है whose charge is 10 माइक्रोकूलम एंड द मास इज 3 mg, ऑलराइट। एंड उसकी वेलोसिटी ओरिजिन से स्टार्ट करता है, उसकी वेलोसिटी ये गिवन है 10 i कैप प्लस 2 j कैप, राइट। अब और मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0.6 पाई टेस्ला i कैप एग्जिस्ट कर रही है इस रीजन में। अब एक और पार्टिकल है, वो पड़ा हुआ है 0.5 मीटर, 0,0 पर पड़ा हुआ है, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस। नाउ वी हैव टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मास ऑफ दिस पार्टिकल सो दैट ये आपस में टकरा जाते हैं एंड दे स्टार्ट रोटेटिंग इन अ सर्कल। मतलब जो यहाँ से पार्टिकल आ रहा था, ये क्योंकि हेलिकल पाथ आएगा इसका, जो हमारा चार्ज है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है इस डायरेक्शन में एंड v की वैल्यू दे रखी है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली हम देख लेंगे विच इज सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो दिस विल बी v परपेंडिकुलर कितनी होगी, y कैप वाली j कैप डायरेक्शन में, विच विल बी 0.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा, राइट। नाउ अब ये एक पहली बात तो हमको यहाँ पे दो चीज पता है, एक तो कि जब ये टकराएंगे तब ये वाला जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, इट शुड बी टचिंग द एक्स एक्सिस, ठीक है, तभी टकरा सकता है, नहीं तो ये ऊपर से निकल जाएंगे, राइट। अब हमको इसकी वेलोसिटी भी गिवन नहीं है, ये इतना पता है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। नाउ द अदर थिंग इज कि जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो दे स्टार्ट रोटेटिंग इन द सर्कुलर मोशन, मतलब हेलिकल मोशन नहीं रहता बट वहीं पर सर्कुलर मोशन में रोटेट करते रहते हैं। दैट मीन्स कि इस पार्टिकल का जो टोटल सिस्टम का मोमेंटम इनिशियली था उतना ही फाइनली रहना चाहिए। फाइनली एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कितना हो रहा है, इट इज 0, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं रही, ठीक है। नाउ लेट अस सी द प्रॉब्लम। तो लेट अस सपोज कि ये जो जा रहा है इसका मास m है, m1 है लेट अस सपोज, और इसका वेलोसिटी है v0 लेट अस सपोज, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेट अस सपोज कि आफ्टर टाइम t दे कोलाइड, ठीक है। टाइम t के बाद ये कोलाइड करते हैं एंड अब मेरे को अगर टाइम पीरियड बताना है, क्योंकि ये कब हिट करेगा, ये जो टाइम t होगा दिस शुड बी n इंटू टाइम पीरियड t। n क्या हो गया, नंबर ऑफ रोटेशंस, ठीक है। इतने टाइम के बाद ये हिट करेगा, तो यहां पे टाइम पीरियड क्या है इसका, 2πm अपॉन क्यूबी, राइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2πm कितना है 3 mg अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 0.6 पाई, ऑलराइट। और ये जो 3 है ये मिलीग्राम में था, तो इसको
किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 आ जाएगा। ऑलराइट, सो इससे आया हमारा 1 सेकेंड। ठीक है, तो यानी टाइम पीरियड क्या है, 1 सेकेंड है। तो टोटल टाइम इसको कितना लगेगा, टाइम t इज इक्वल्स टू n इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू n सेकेंड्स। ऑलराइट, नाउ n कैन बी, यहाँ पे सिर्फ एक इंटीजर हो सकता है, ये चीज आप याद रखेंगे। यहाँ पे n का क्या फायदा है, दैट वी नो दैट n कैन ओनली बी एन इंटीजर, क्योंकि नंबर ऑफ रोटेशन तो हमेशा इंटीजरल वैल्यूज ही हो सकती है, राइट। तो अब जब ये कोलाइड करेंगे तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस हमको पता है विच इज 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये कैसे कैसे कवर होगा, 0.5 मीटर, एक तो ये आगे जाएगा, ये कितना जाएगा, पिच इंटू n, डिस्टेंस कितना होगा, मैंने बताया था कि जब भी ये x एक्सिस को दोबारा टच करता है तो वो डिस्टेंस कितना होता है, n इंटू पी। पी क्या है, एक जब रोटेशन कंप्लीट होता है तो ये हमारा पार्टिकल कितना x डिस्टेंस आगे चला जाता है, ये होता है हमारी पिच, एंड n इज द नंबर ऑफ रोटेशंस इट हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो यहां तक क्या है, लेट अस सपोज अगर मेरे को ऐसे देखकर बताना है तो इट शुड बी 2 रोटेशंस एंड इनटू पिच, तो इतना डिस्टेंस होगा। अब लेट अस सपोज n पिच के बाद जाता है, पिच की वैल्यू क्या है, v पैरेलल इंटू t। v पैरेलल की वैल्यू कितनी है, टाइम पीरियड तो 1 है। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा था, v पैरेलल की वैल्यू कितनी है, 0.1। ठीक है, तो ये हुआ पिच 0.1, तो ये वाला कितना आगे मूव करा, n इंटू 0.1, राइट, प्लस ये कितना मूव करेगा, v नॉट, जो इसकी वेलोसिटी हमने अज्यूम करी है, v नॉट इंटू स्मॉल t। स्मॉल t कितना है, n। ऑलराइट, तो हमको यहां से ये मिल गई इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब मोमेंटम वाली इक्वेशन देखते हैं। एक तो ये इक्वेशन हमारी हो गई कि दूसरी हमने क्या कंडीशन ली थी कि नेट मोमेंटम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कंजर्व्ड रहता है। फाइनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मोमेंटम है, दैट इज 0 बिकॉज दे आर रोटेटिंग इन अ सर्कल। तो इनिशियली कितना मोमेंटम था इस पार्टिकल का इधर की डायरेक्शन में, विच वाज लेट अस सपोज m1 v पैरेलल। ठीक है, माइनस इस पार्टिकल का इस डायरेक्शन में, ये m ले लेते हैं, m1 v नॉट। ऑलराइट, तो यहां से मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को यूज करके मैं v नॉट की वैल्यू यहां पे डाल देता हूं। v नॉट विल कम आउट टू बी m v पैरेलल अपॉन m1। ऑलराइट, तो m की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻6, और v पैरेलल कितना है 0.2 इंटू 0.2 अपॉन m1। तो ये वैल्यू कितनी आई, 0.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन m1। ये आ गई हमारी v नॉट की वैल्यू। v नॉट की वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो v नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 इज इक्वल्स टू n इंटू 0.1 प्लस v नॉट इंटू n। v नॉट की वैल्यू डालू तो 0.5 अपॉन n इज इक्वल्स टू 0.1 प्लस n इधर लेके नीचे, प्लस 0.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन m। ठीक है, ये है n। तो मैं इसको इधर ले जाता हूं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इट इम्प्लाइज m विल कम आउट टू बी 0.6 इंटू 10⁻⁻6। दिस विल बी n अपॉन 0.5 माइनस 0.1 n। ठीक है, नाउ मास जो होता है इट हैज टू बी पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ये वाली टर्म जो है इट शुड बी पॉजिटिव। दैट मीन्स n क्या क्या वैल्यू ले सकता है, इट शुड नॉट ऑल्सो बी 0, तो n की वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4, इतनी वैल्यूज ले सकता है। तो जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मास m है तो वो क्या आई, n की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो m विल कम आउट टू बी
0.6 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1/0.4, तो ये आई 3/2 इंटू 10⁻⁻6 kg। ठीक है, दूसरी क्या आएगी, अगर मैं इसको 10⁻⁻6 हटा दूं तो क्या आएगा, ये मिलीग्राम, 3/2 मिलीग्राम। अब अगर मैं सिमिलरली अगर n की वैल्यूज 2 डालूंगा, 3 डालूंगा, 4 डालूंगा तो अलग अलग वैल्यूज मेरे को मिल जाएंगी। तो ये सारी m की पॉसिबल वैल्यूज होंगी जिसके लिए जो हमारा पार्टिकल है वो जब उससे कोलाइड करेगा तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इन अ सर्कल इटसेल्फ। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन में एक और पार्ट है वेयर दे आर आस्किंग कि अब जब कोलाइड कर गए सो सर्कल जो होगा उसका रेडियस क्या होगा। उसका रेडियस हमको पता है कि इससे गिवन होता है mv/qb। v क्या होगा, v परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ये जो आएगा ये कहां से आएगा, ये हम करवाएंगे मोमेंटम कंजर्व करवाएंगे इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में। ठीक है, तो ये वहां से आएगा जब हम मोमेंटम को कंजर्व करवाएंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। जैसे कि इनिशियली मोमेंटम कितना था m, v परपेंडिकुलर, फाइनली कितना हो गया m प्लस m डैश इंटू v परपेंडिकुलर डैश, ये डैश वाली यहां से आएगी। ऑलराइट, सो ये होगा हमारा रेडियस। नाउ लेट अस लुक व्हेन, अभी तक तो हमने देखा कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी। नाउ व्हाट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो प्रेजेंट, तो उस केस में व्हाट इज द मोशन ऑफ द पार्टिकल। नाउ व्हेन E, B and V are perpendicular, these three are mutually perpendicular, तो उस केस में क्या होगा, लेट अस सपोज V इस डायरेक्शन में है, E इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और B Z डायरेक्शन में है, तो क्या होगा। नाउ इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, बट वन पर्टिकुलर केस इज व्हेन इफ द पार्टिकल इज मूविंग अनडिफ्लेक्टेड। अगर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इट इज मूविंग स्ट्रेट वे, तो दैट मीन्स कि क्या होगा, फोर्स एक तो इधर लग रही है विच इज Q इंटू ई इस डायरेक्शन में लग रही है, राइट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो फोर्स कहां पे लगेगी अब इसके ऊपर, V क्रॉस B, यानी नीचे की डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि नीचे की डायरेक्शन में विच इज QVB। सो इन दैट केस जब अनडिफ्लेक्टेड जा रही है सो तब QE इज इक्वल्स टू QVB। दैट मीन्स कि V विल बी इक्वल्स टू E/B। ये लेकिन एक पर्टिकुलर केस है, ठीक है, उस केस में वेलोसिटी ये होगी, राइट। नाउ वी कम टू द सेकंड केस व्हेन E and B आर पैरेलल टू ईच अदर एंड V कैन बी एट एनी एंगल। लेट अस सपोज कि हमारी जो V है EB इस डायरेक्शन में है एंड BB इस डायरेक्शन में है, which is parallel to the x-axis. Let us suppose now this is the y and this is z. So what will happen कि अगर v जो है हमारा it is moving at some angle to x, तो उस केस में क्या होगा, इसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट y डायरेक्शन में। जब y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होगा that will be experiencing some force due to the magnetic field, ठीक है, और जो x कंपोनेंट होगा that will उसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है that will be increasing. Why? Because एक फोर्स x डायरेक्शन में लग रही है which is Q into E. This should be equals to mass into A. So A will be equals to QE by M I cap. Right? तो Vx की वैल्यू क्या होगी? It will be V naught cos alpha plus A into D. V is equals to U plus AT होता है, तो U की वैल्यू डाल दी which is U V naught cos alpha. A क्या है, QE by M, वो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था। So this is the Vx, ठीक है, ये हो गई हमारी Vx। Now जो y कंपोनेंट था उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स क्या होगी V। लेट अस सपोज y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, y ये है, ये x है एंड दिस इज z, ठीक है। y डायरेक्शन में V है, हम इधर कर्ल करते हैं। नाउ टुवर्ड्स x हमारा B है, तो फोर्स लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में। सो व्हाट विल हैपन इज कि एक जो वो है वो इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, यानी
ऐसे रोटेट करेगा। इफ दिस इज द ओरिजिन और ये एक्स एक्सिस है, सॉरी ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक पार्टिकल जो है हमारा ऐसे भी रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उसके लिए किसी भी टाइम पर वी वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, वी नॉट साइन अल्फा इंटू साइन ओमेगा टी, राइट, ये होगा। एंड वी जेड कॉम्पोनेंट विल बी वी नॉट साइन अल्फा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी, सॉरी ये जो होगा दिस विल बी cos ओमेगा टी एंड दिस विल बी sin ओमेगा टी। बिकॉज ये कैसे देखते हैं हम कि कौन सा क्या होगा, अगर टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो सारी वेलोसिटी जो है v नॉट साइन अल्फा इट इज ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो इसलिए y एक्सिस के अलॉन्ग अगर मैं t को 0 पुट कर दूं सो दिस शुड बी v नॉट साइन अल्फा। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पर vz की वैल्यू कितनी होगी, साइन ओमेगा t की वैल्यू 0 होगी, सो vz विल बी 0। तो इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, तो दीज आर द थ्री वेलोसिटीज व्हेन e एंड b आर पैरेलल टू ईच अदर। तो किसी टाइम पे हम नेट वेलोसिटी की वैल्यू बता सकते हैं विच इज vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप। ऑल्दो अभी तक इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आया है आईआईटी में एंड इट इज़ नॉट ऑल्सो एक्सपेक्टेड, बट ये है कि इसके अंदर जो बेसिक हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन आपकी बुकलेट में दे रखे हैं, आप जो एग्जांपल्स हैं, एक मैं कराऊंगा भी, दूसरा आप खुद भी ट्राई करेंगे। जो ज़्यादा टफ एग्जांपल होगा अब थोड़ी उसकी आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तब क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो लग रही है तब क्या होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इन दोनों का मिलकर एक क्वेश्चन बनना इज सम काइंड ऑफ अ हाई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप टफ क्वेश्चन ना करें, बस जो बेसिक कंसेप्ट है वो दिमाग में रखें। अगर कोई टफ आ भी गया तो बेसिक कंसेप्ट्स के बेस पर आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू शुड गो फ्रॉम द बेसिक्स, ऑलराइट। अब आपका एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं तो बुकलेट। ये एग्जाम्पल हो सकता है थोड़ा आपको टफ लगे, बट वही ना, इफ़ वी गो इन अ सिस्टमैटिक मैनर और स्लोली चलें विदाउट क्रिएटिंग कि दिमाग में बहुत टफ है, तो हर एक क्वेश्चन हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी कि क्वेश्चन क्या है। इसमें क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन was emitted from the negative plate of a capacitor। ठीक है, अब नेगेटिव प्लेट से एमिट हुआ एंड देयर एग्जिस्ट सम मैग्नेटिक फील्ड coming out of the plane of the paper in the region between the capacitors. Now we have to show that the electron will fail to strike the opposite plate if d is greater than 2mb upon eb square का whole raised to power 1/2 and we have to assume कि यहाँ पे कोई भी gravity नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के बीच में होती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है।